हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेंसी हब। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2024 और आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस हम करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मटेरियल नहीं थे, हालांकि जो उपयोगी और महत्वपूर्ण थे हमने उनको निकाल लिया है आप सभी के लिए। और अब हम शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। So today are the first news is related to दोस्तों, इजराइल आजकल बहुत न्यूज़ में है। इजराइल फ़लस्तीन, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक सिटी जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, खान यूनिस, जो कि गाज़ा में है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी प्लेसेस ऑफ न्यूज़ में होते हैं उनका मैचिंग में या फिर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खान यूनिस अगर मैचिंग में आए तो आपको ध्यान रखना है, खान यूनिस पैलेस्टीन रीजन गाज़ा पट्टी जो है वहाँ पर लोकेटेड है। तो इस न्यूज़ में जो लिखा हुआ है वह इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डेली डेथ्स वगैरह दिखाते हैं, लेकिन जो सिटी है जहाँ पे कैंप थे वहाँ पर ये अटैक हुआ है और ये शहर न्यूज़ में बहुत है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी इस तरफ सारे सिटी और पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। हम आगे सीधा चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। यहाँ पर दोस्तों एडिटोरियल में भी डायरेक्टली इंडिया और अफ्रीका से रिलेटेड कंटेंट नहीं है, बट हाँ, चाइना और अफ्रीका समिट जो अभी हाल ही में बीजिंग में हुआ है उसको लेकर ऑथर जो राजीव भाटिया हैं उन्होंने अपना ये आर्टिकल लिखा है। तो दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इसमें हमारे लिए काम की है। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि FOCAC क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, इसी का एब्रिविएशन है FOCAC। मतलब एक ऐसा फोरम है जहाँ पे चाइना और अफ्रीका आपसी सहयोग के लिए बैठकर बातचीत करते हैं, विभिन्न वेरियस डायलॉग होते हैं उनके बीच में, और आगे की जो भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग वगैरह होती है वो इस प्लेटफॉर्म पे होती है। तो इसकी अभी हाल ही में 9वीं मीटिंग हुई है, 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ FOCAC। कहाँ पर हुई है? बीजिंग में हुई है। ठीक है, तो ये हमने इस न्यूज़ से इतना अभी तक निकाला है। अब आगे देखिए कि इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या खास चीज़ है। हाँ, इसका जो FOCAC का जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट समिट जो हुआ था वो बीजिंग में हुआ था 2000 में हुआ था। एक प्रकार से यह इतना रेलिवेंट तो नहीं है FOCAC, लेकिन हाँ, कभी मैचिंग में सवाल आते हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि FOCAC में इंडिया भाग नहीं है, क्योंकि आपको अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना ही है, क्योंकि ये सिलेबस में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में कौन से कंट्रीज़ जुड़े हुए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से किसका क्या रिलेशन है, ये सभी बातें हमें ध्यान रखना है। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 2000 में हुई थी। और आगे हम देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पर जो मेन एलिमेंट्स में ऑथर ने बताया है कि जो हाल ही में डिक्लेरेशन आई है 30 अनुच्छेदों वाली, उसमें भी कुछ की पॉइंट्स पर बात की गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 30 अनुच्छेदों का जो ये बीजिंग डिक्लेरेशन है उसमें भी
कुछ की एरियाज़ पे बात की गई है, जैसे कि अफ्रीका रीजन में इकोनॉमिक्स, पार्टनरशिप, ट्रेड या ग्लोबल सिक्योरिटी में अफ्रीका की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। चाइना, क्योंकि चाइना और अफ्रीका के बीच में ये फोरम है, तो इसमें चाइना का भी अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता होना चाहिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना द्वारा चलाया जा रहा है, ग्लोबल प्रोजेक्ट है। तो और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करना है, इसको लेकर ये फोरम ने कुछ मुद्दों पर हाईलाइट किया है। साथ में ही जैसे पॉवर्टी रिडक्शन का मामला आया था, तो इस पर भी इन्होंने एक सहमति व्यक्त किया है कि इस पर आगे वर्क किया जाएगा। साथ में जो एक इसमें म्यूचुअली लिखा हुआ है, म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यानी कि चाइना और अफ्रीका जो कंट्री है वो सभी मिलकर परस्पर किस प्रकार से आपसी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे समावेशी आर्थिक विकास कर सकते हैं इस वैश्वीकरण के युग में, इसको ही लेकर हाईलाइट किया है। बेसिकली चाइना यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि अफ्रीका का जो रोल है वो कैसे ग्लोबल जो भी डायरेक्शंस है उसको तय करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक और नाम दिया हुआ है AFCFTA, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, और इस पर चाइना आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेस रेडीनेस टू साइन अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका, यानी कि जो चाइना है उसने इस क्षेत्र में प्रोग्रेस दिखाया है कि हम AFCFTA पे साइन करने को बहुत ही इच्छुक है, जो कि दोनों अफ्रीका और चाइना के इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और बूस्ट करने के लिए ये किया गया है। अब इसमें तो मेनली अफ्रीका और चाइना से रिलेटेड था, लेकिन ऑथर ने यहाँ पर 3 चीज़ें की ओर भी इशारा किया जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें ऑथर ने सबसे पहले बताया कि जो भारतीय पर्सपेक्टिव से अफ्रीका के लिए क्या करना है, हमें क्या हम टेक अवेज कर सकते हैं फॉर इंडिया के लिए। तो उसमें जैसे पहला बताया है कि सबसे पहले तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने पॉलिटिकल लेवल्स पे, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे, अर्थात जो भी हमारा उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसका निरंतर अफ्रीका के साथ हमारी राजनीतिक सहमति और जुड़ाव होना चाहिए, इसमें कभी गैप नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि 2015 के बाद से कोई ऐसा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का हाई लेवल पे मीटिंग नहीं देखने को मिलता है। तो ऑथर इस बात को यहाँ पर इंगित करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर ऑथर इंगित कर रहे हैं वो है कि जो हमारा हिस्टोरिकल बॉन्ड्स है, जो भी हमारी ऐतिहासिक बंधन है और जो भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन, जो भी हमारे विचारशील आदान प्रदान योगदान है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसे और मजबूती मिलने की आवश्यकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई हम कमजोरी नहीं कर सकते। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑथर ने रखा है वो रखा है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़ है वो दोबारा से समीक्षा उसका किया जाना चाहिए। किस संदर्भ में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के संदर्भ में, कि हमें उनके साथ किस स्तर से कहाँ तक आगे बढ़ना है, यह अभी तक सही से स्पष्ट नहीं हो पाया है ऑथर के हिसाब से, ऑथर ये कहना चाह रहे हैं। तो इस आर्टिकल में मेनली ऑथर ने जो अभी हाल ही में 9वां FOCAC की मीटिंग हुई थी बीजिंग में उसके बारे में बताया है कि उसके अंदर जो भी डिक्लेरेशन हुआ उसमें कौन कौन से मुद्दे आए थे। साथ में ऑथर ने यहाँ बताया कि इंडिया को कौन से कदम उठाने चाहिए, उसमें उन्होंने 3 मुद्दे भी बताए। तो इस आर्टिकल में इतना ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें GST काउंसिल्स को लेकर है, तो इस पर हमने कल विस्तार से चर्चा किया था। GST काउंसिल्स की बॉडी पर हमने बाकायदा अच्छे से उसका गठन, उसका जो भी बहुमत लेने का निर्णय किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से सदस्य कैसे होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, इस सब पर हमने कल चर्चा करी थी GST काउंसिल्स पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है वो यहाँ पर
फॉर्म हुआ है, नया बनाया गया है। ए न्यू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज बीइंग फॉर्म्ड टू अर्जेंटली रिकमेंड टैक्स चेंजेस फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। दोस्तों कल हमने इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किया था कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो केंद्रीय मंत्री और बहुत सारे राज्यों के कई मंत्री भी शामिल होते हैं, तो वो एक किसी भी विशिष्ट स्पेसिफिक इश्यूज पर गहनता के साथ विश्लेषण करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट या सिफारिश काउंसिल को भेजते हैं। तो यहाँ पर जो काउंसिल है वो जीएसटी काउंसिल है, उसको ये रिपोर्ट भेजेंगे मे बी नवंबर तक। तो इसी पर बात आई है, ऑथर ने यहाँ पर यही दिखाने का प्रयास किया है कि जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, तो इससे क्या हो सकता है। निर्मला सीतारमण जी क्या उन्होंने पहले बचाव किया था टैक्स का, और नितिन गडकरी साहब जो हैं वो टैक्स की कमी को लेकर उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इस मामले में ऑथर यहाँ पर बता रहे, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था कि जीएसटी काउंसिल जो है वो जो भी टैक्स और लेवीज है इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स को लेकर, तो उस पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट देने के लिए। यहाँ पर ऑथर मुख्य तौर पर यही बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों, यूएई इंडिया टाइज आर रूटेड इन एफिनिटी ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इस आर्टिकल में आपको कल हमने बताया था कि जो भी यूएई के क्राउन प्रिंस है शेख खालिद, वह अभी भारत यात्रा पर है, उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इसमें आर्टिकल में जो भी चीज़ें दी गई है उसमें से हमने काम की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाल ली। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेख खालिद है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंडिया यात्रा पर है, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, ठीक है, दिल्ली दिस वीक, ठीक है। एक तो ये न्यूज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली क्राउन प्रिंस इनके नाम एग्जाम वगैरह में पूछ ले जाते हैं यूएई के। फिर आगे यहाँ पर तो इन्होंने ये बताया कि उनकी यात्रा हुई थी राजघाट में, उन्होंने पेड़ लगाए, उनके पिताजी ने पेड़ लगाए थे, उनके ग्रैंडफादर ने यहाँ पे ट्रीज प्लांट किया था, तो उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए काम का है वो यहाँ पर हमने हाईलाइट कर रखा है कि इसमें बताया गया है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो यूएई में क्या पोजीशन रखता है। द यूएई इज होम टू मोर देन 3.5 मिलियन इंडियंस, मतलब 35 लाख से भी ज़्यादा जो भारतीय हैं या भारतीय कम्युनिटी समुदाय है वो यहाँ यूएई में रहता है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको संख्या नहीं पूछी जाएगी कि कितने भारतीय यूएई में रहते हैं, लेकिन जब आपको यूएई और इंडिया रिलेशनशिप पर यूपीएससी या किसी वेरियस एग्जाम में आए तो यूपीएससी के जीएस 2 में आप इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित वहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि यूएई से रिलेशन में आप जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ साथ ट्रेड और भी बहुत सारे वेरियस फैक्टर होते हैं, उनके बारे में उल्लेख किया जाता है। तो अगर आप ये पॉइंट वहाँ पर इंडिकेट करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। साथ में ये हमने बताया कि वहाँ पर इतनी हमारी भारतीय कम्युनिटी रहती है। अब आगे देखते हैं, द डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन आवर कंट्रीज कैन बी सीन इन द सिंपल फैक्ट दैट देयर आर मोर देन 1500 फ्लाइट्स बिटवीन द यूएई एंड इंडिया एवरी सिंगल वीक। मतलब 1500 उड़ानें, मतलब फ्लाइट्स जो हैं वो यूएई और इंडिया के बीच में प्रत्येक सप्ताह उड़ती है, मतलब चलती है। अर्थात इस ऑथर यहाँ पर इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहा है कि हमारी डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी कितनी है, मतलब कितनी ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पर जो है आते जाते रहते हैं। इसको यहाँ पर ऑथर ने इंडिकेट किया है हमारे एविएशन सेक्टर के माध्यम से। और एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन फरवरी 2022 जो इंडिया और यूएई के बीच में एक
सेपा आप लोग ध्यान रखेंगे, सेपा एग्रीमेंट है ये, वो साइन हुआ है। इसका जो फुल फॉर्म है वो ये रहा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूएई के लिए इंडिया से साइन करना ये पहला कदम था। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री विद विच द यूएई साइंड अ सेपा। अब आप मतलब समझ गए कि यूएई का पहला भारतीय से जो सेपा हुआ है भारत के साथ, वह पहला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेड एग्रीमेंट के ही स्टेप्स होते हैं उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे ऑथर ने बताया कि हमने, क्योंकि ऑथर ये जो बिलोंग करती हैं वो खुद यूएई से बिलोंग करती है, इसीलिए उन्होंने ऑथर ने बताया कि हमने यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगा, हमने एग्रीमेंट को विदिन 6 मंथ में क्लियर कर लिया। ये दिखाता है कि हमारे बीच में कितना विश्वास और रिलायबिलिटी है। इस चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर इंगित करने का प्रयास किया है। और साथ में इन्होंने ये बताया कि जो भी हमारा ये सिपा हुआ है, इसके बाद जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा जो ट्रेड का जंप था वो लगभग 15% तक, 15% तक, 15% तक ये जंप किया, जो कि एक अच्छा साइन है हमारे ट्रेड बूस्ट के लिए। साथ में जो हमें एक और काम की चीज़ लगी वो ये है कि जो अभी हमारा भारतीय जो दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक मिनट में आपके लिए बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो हमारा आईआईटी दिल्ली है उसका एक ब्रांच कह लीजिए अबू धाबी में खुला है। तो अगर आपको यूपीपीएससी या किसी अन्य एग्जाम में आता है कि आईआईटी दिल्ली का हाल ही में कहाँ पर पहला ब्रांच खोला गया है, फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच, आप देख सकते हैं फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली का, तो वो अबू धाबी में खोला गया है और जिसको हाल ही में उद्घाटन इन्होंने किया है। जो प्रिंस अभी भारत यात्रा पर हैं, शेख खालिद, रिसेंटली अटेंडेड, इसको इन्होंने उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस आर्टिकल से जो हमें काम की चीज़ मिली वो हमने इसमें से निकाल लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन इसमें जो बात की गई है एक ड्रग्स की, जो एक दवाई है उसका नाम है दोस्तों मोंटेलुकास्ट। ये मोंटेलुकास्ट क्या है? ये एक ड्रग है, एक दवाई है जो अस्थमा के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसका क्या है, यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि केस दिया है कि जो 14 साल का एक ब्रिटिश टीनेजर था, उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन वह अस्थमा के दौरान इस दवाई का प्रयोग करता था ऐसा, और उसने जो सुसाइड किया था उसमें उसने मेंटली हेल्थ के इशू को यहाँ पर दिखाया था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है सुसाइड का, मुद्दा ये है कि एफडीए, जो आप जानते होंगे, एफडीए नहीं जानते तो आप समझ जाइए कि एफडीए एक संस्था है यूएस की, जो कि दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ध्यान रखना है कि जो यूएस की सबसे बड़ी संस्था है जो खाद्य और दवाइयों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कार्य करती है, उसमें ये दवा अगर एफडीए सर्टिफाइड होती है तो ये माना जाता है कि ये एफडीए के द्वारा जो भी पैरामीटर्स थे उस पर ये सक्सेस होकर मार्केट में आया है। कोई भी दवाई हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उससे रिलेटेड। तो एफडीए ने अगर उसको सफल घोषित कर दिया है तब तो मार्केट ठीक है, लेकिन एफडीए के परीक्षण में वो फेल हो जाता है या किसी प्रकार की कोई खामी आती है तो एफडीए उसको पास नहीं करता। और ये वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है कि यूएस के एफडीए बहुत बेटर पैरामीटर्स पर काम करता है, इसीलिए हमें सोचना पड़ता है जब यूएस का एफडीए किसी दवाई या ड्रग्स पर एक्शन लेता है। जैसे कि मोंटे लुकास्ट के मामले में हुआ है कि उन्होंने इसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग में डाल दिया है। इसका मतलब आपको अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो मोंटे लुकास्ट यूँ समझिए कि जैसे दवाई के प्रिस्क्रिप्शन वाले साइड पर एक मोटा सा ब्लैक बॉक्स बना देते हैं, इस ब्लैक बॉक्स में वार्निंग लिख दी जाती है। ये हो गई ब्लैक बॉक्स वार्निंग। इसका मतलब हो गया कि काले बॉक्स में वार्निंग का इंगित करना। और किसी भी दवाई पर यह इंगित होने का मतलब होता है कि इसके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है और ये इसमें कुछ तत्व या कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो साइड इफ़ेक्ट्स का फैक्टर बनती होगी।
तो ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, और ये जो मॉन्टेलुकास्ट है ये अभी जा चुका है ब्लैक बॉक्स वार्निंग में। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना हो कि मॉन्टेलुकास्ट टर्मिनोलॉजी से बेसिस भी सवाल पूछ ले जाते हैं कि ये हाल ही न्यूज में था, ये क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का ड्रग है, और ये मार्केट में जो है इसका ब्रांड नेम सिंगुलैर के नाम से ये बिकता है। आप देख सकते हैं मार्केट में ये सिंगुलैर के नाम से ये ब्रांड नेम बिकता है। और यहाँ पर ऑथर इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया में भी ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज हो रहा है, इसके लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है और ये ठीक नहीं है। इस तरफ ही उन्होंने इशारा किया है कि इस पर हमें जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग आई है उससे हमें सीखते हुए इंडिया में भी इसको रेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई हार्मफुल साबित हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। एक छोटी सी न्यूज है, ये बेसिकली आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। टाइफून यागी, अब देख सकते हैं टाइफून यागी। टाइफून यागी क्या है? एक टाइफून है, मतलब एक चक्रवात तूफान का नाम कह सकते हैं, जो कि अभी कहाँ पर है? वियतनाम में। वियतनाम कौन से कॉन्टिनेंट में है लोकेटेड है, आपको ये देखना है। आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वियतनाम जो है वो ईस्ट एशिया अर्थात पूर्वी एशिया का भाग है। आपको बताना है कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है या इसकी जो बाउंड्री है वो सी से लगती है। तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ये टाइफून यागी, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। टाइफून यागी हाल ही में न्यूज़ में था, ये कहाँ पर देखा गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वियतनाम में देखा गया। नेक्स्ट दोस्तों, ये साइंस न्यूज़ से पब्लिश है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ओवेरियन कैंसर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जानकारी दी गई है जीन वगैरह के लिए, जो प्रीलिम्स के मुताबिक भी है और मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवेरियन का बकायदा पिक्चर दिया हुआ है। जो ओवेरियन कैंसर के बारे में यहाँ पर है। ओवेरियन कैंसर क्या होता है? जो भी आपको ज्ञात होगा कि जो वुमेन होते हैं उनके जो अंडाशय होते हैं उसमें अगर कोई जीन म्यूटेट हो जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं हम कि उसमें ट्यूमर बनना, गांठ या सूजन किसी प्रकार से उसमें इन्फेक्ट हो जाना किसी तरीके से, तो वह कह सकते हैं कि वो अंडाशय के क्षेत्र में कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये ओवेरियन कैंसर होता है और वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलता चला जाता है। और इस कार्सिनोजेनिक कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये होता है, और ये इसका डेथ जो रेशियो है वो काफ़ी हाई है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी सितंबर का ही महीना चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में क्या मनाया गया है? ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ। ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ, आप समझ गए होंगे कि अभी सितंबर का महीना कितना इम्पोर्टेंट है। इस मंथ में ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इसके जो डाटा आए हैं वो भी काफ़ी चिंतित करने वाले हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2022 इन इंडिया रिपोर्टेड 47,333 न्यू ओवेरियन कैंसर केसेस एंड 32,978 डेथ्स। देख रहे हैं कितनी रिपोर्ट हुई और कितनी डेथ हुई। ये काफ़ी हाई रेशियो को दिखा रहा है ओवेरियन कैंसर के मामले में, तो इससे समझ सकते हैं कि ये एक कितना कंसर्निंग इशू हो सकता है। Unlike other cancer, ovarian cancer present vague symptoms
सच एज ब्लोटिंग, गांठ बनना, पेल्विक एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, फीलिंग फुल क्विकली एंड अर्जेंट और फ्रिक्वेंट नीड टू यूरिनेट, बार बार यूरिनेशन को जाना, इस तरीके की चीज़ें इसमें सिम्टम्स के रूप में दिखाई पड़ती है। ये अलग अदर जो कैंसर्स के जो सिम्टम्स होते हैं उस तरीके से ही ये भी यहाँ पे दिखाया गया ओवेरियन कैंसर के क्या लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर ये दिखाने का कोशिश किया है। और हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो ओवेरियन कैंसर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टाइप 1 ट्यूमरस और दूसरा होता है टाइप 2 ट्यूमरस। जो टाइप 1 ट्यूमरस है वो लेस कॉमन है और ये क्या होता है कि शुरुआती स्टेज में, क्योंकि टाइप 1 से आप समझ सकते हैं कि टाइप 1 जो है पहले आएगा तो अर्ली स्टेज में ही इसका इलाज होता है और इसमें बेटर तरीके से ट्रीटमेंट हो पाती है। जो टाइप 2 है, यानी कि इससे समझ सकते हैं 1 के बाद 2 आता है, तो टाइप 2 जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में इसका डायग्नोसिस होता है, मतलब पकड़ भी ये लेट आता है और इलाज के दौरान इसमें सबसे ज़्यादा ये डेथ्स के लिए भी जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ्स ड्यू टू ओवेरियन कैंसर। तो टाइप 2 ट्यूमरस जो ओवेरियन कैंसर का एक टाइप है उसके कारण सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है, क्योंकि ये इसकी जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी लेट होती है और वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात बताई गई है वो है एक ब्लड टेस्ट के बारे में। इसका नाम है CA-125 ब्लड टेस्ट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ओवेरियन जो हमारा रीजन है जो बॉडी में होता है, वो फीमेल बॉडी में, वहाँ पर ये एक CA-125 नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है। तो ये एक प्रोटीन हो गया जिसकी मदद से हम ओवेरियन कैंसर या और भी कोई भी चीज़ होती है इनफेक्ट तो उसका पता लगाया जाता है, ये बॉडी में वहाँ से रिलीज होता है CA-125 ब्लड टेस्ट। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता है CA-125 क्या है, तो उसमें भी ध्यान रखना है। और ये उसके डायग्नोसिस, इसके इलाज के लिए, ओवेरियन कैंसर के इलाज के लिए यूजफुल साबित होता है, यहाँ पर ये इंगित किया हुआ है। साथ में एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पे BRCA1 और BRCA2 जीन्स के बारे में। आप देख सकते हैं यूपीएससी ऐसे शब्द टर्मिनोलॉजी, या अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते होंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा कई बार ऐसे टर्मिनोलॉजी देता है, जैसे कैस्पर क्रिस्प9 ऐसे लिख देता है, CRISP क्रिस्प9, और या तो जीन एडिटिंग वगैरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे BRCA1 या जैसे लास्ट ईयर भी ऐसे सवाल आते हैं कि वुलबॉर्न या कुछ टर्मिनोलॉजी नाम देकर वो आपसे पूछता है कि हाल ही में ये न्यूज़ में थे, ये किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है BRCA1 BRCA2 ये एक जीन है। क्या है? जीन है। और ये जीन हमारी बॉडी में जो है वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से इनमें कोई गड़बड़ी हो जाती है अगर, या म्यूटेशन आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये ओवेरियन कैंसर भी बन जाता है। यहाँ पर ऑथर यही बता रहा है कि जो BRCA1 है BRCA2 है, इसमें म्यूटेशन के कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक जीन है और ये वैसे जीन है जिसमें अगर कोई म्यूटेशन आता है तो कैंसर का कारण बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि हमें इंगित किया जा रहा है कि जो क्यों इस तरीके की समस्याएं देखी जा रही है, लेकिन इस पर कोई अभी तक श्योरिटी के साथ रिसर्च नहीं हुआ है। हाँ, लिंक बताया गया कि फैक्टर्स आर लिंक्ड, मतलब कि एक वो कह सकते हैं कि इशारा किया गया है कि शायद इसके कारण कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि टैल्कम पाउडर इन द जेनिटल एरिया। तो इस जेनिटल एरिया में अगर टैल्कम पाउडर, टैल्क एक खनिज है उससे, जिसमें मैग्नीशियम सिलिकॉन वगैरह होती है, उसको पीस कर बनाया हुआ पाउडर ये टैल्कम पाउडर होता है। तो इससे समस्या बताई गई है कि इससे सांस की बीमारी और ओवेरियन कैंसर में इसका कहीं ना कहीं भूमिका उभर के आ रही है, ऐसा माना गया है। साथ में केमिकल हेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं, जिसमें हेयर डाइज इस तरीके की होती है जो बालों को अच्छा बनाने के लिए, बालों को आप देख सकते हैं स्ट्रेट बनाने के लिए इस तरीके से चीज़ें आती हैं। ये सब क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस।
जो कि एक क्या होता है, कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन कार्सिनोजेनिक एक ऐसा कारण होता है जो कि कैंसर के उत्पत्ति के लिए कारक बनता है और कार्सिनोजेन प्रोडक्ट के रूप में ये सामने आता है। तो आपने यहाँ पर इस आर्टिकल से सीखा कि सितंबर महीना ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ है। साथ में आपने देखा कि ये ब्लड टेस्ट इसको पकड़ने के लिए डायग्नोसिस में काम आता है। ये हमने जीन्स देखा, 2 टाइप के ओवेरियन कैंसर्स को देखा और जो खतरे हैं देश दुनिया में उसको भी हमने समझा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आज देख सकते हैं 9/11 यहाँ दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कि 2001 में अलकायदा ने 11 सितंबर को यूएस पर अटैक किया था, उसको लेकर यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडिया हैज़ अ 4-point प्रिंसिपल टू एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कुछ खास यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, लेकिन जो भी 4 प्रिंसिपल इंडिया ने जो बताया है जर्मनी में मीटिंग के दौरान एस जयशंकर साहब ने, जो अपने काउंटर पार्ट एनालिना बायरबॉक के साथ, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर है जर्मनी के, उनके साथ मीटिंग में ये बात मीडिया को कही। उन्होंने कहा कि हम 4 प्रिंसिपल्स पर बात मानते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में आप उसकी मतलब एंडिंग में आप कोई भूमिका निभा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम 4 प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो 4 प्रिंसिपल क्या उन्होंने यहाँ पर हमने इंगित कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि 4 प्रिंसिपल, ए टाइम ऑफ पीस, हम मानते हैं कि यह समय अभी शांति का है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो वार में, मतलब युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता है, बैटलफील्ड में नहीं निकलेगा। दूसरा सिद्धांत ये उन्होंने माना। तीसरा उन्होंने कहा कि कोई भी अगर जो सक्सेसफुल पीस प्रोसेस होना है तो उसमें रशिया को जरूरी है टेबल पर लाना, यानी कि वार्ता टेबल पर रशिया का होना इम्पोर्टेंट है, तभी ये सक्सेस हो सकता है। और चौथा उन्होंने बताया कि इंडिया जो है इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित है और इंगेज्ड भी है। यही 4 मुख्यतः जो इस आर्टिकल में ऊपर लिखा था उसको यहाँ पर हमने इंगित किया है। आप देखिए यहाँ पर जो हमें एक विशेष ध्यान रखना है वो है जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। कौन है अभी जर्मन चांसलर? ओलाफ स्कोल्ज, जो कि अक्टूबर 24-25 को इंडिया यात्रा पर आ रहे हैं अपने, तो हमें ये ध्यान रखना है ओलाफ स्कोल्ज। आगे जो इसमें काम की चीज़ है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर बायरबॉक, जो भी ये फॉरेन मिनिस्टर है जर्मन के, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो 1 लाख मतलब 1,25,000 इंडियन नेशनल्स आर नाउ वर्किंग एंड 50,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन जर्मनी। मतलब आप देख सकते हैं इंडियन डायस्पोरा जर्मनी में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है पर। और नेक्स्ट न्यूज़ जो आर्टिकल है उसमें हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड लू है वो अभी भारत यात्रा पर आने वाले हैं। और डोनाल्ड लू कौन है? यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। डोनाल्ड लू विल बी इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रॉम सितंबर 10 to 16। मतलब डोनाल्ड लू जो है दक्षिण और मध्य एशिया के यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी है, वो अभी भारत और बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि डोनाल्ड लू कौन है। और नेक्स्ट कोई यस दोस्तों, यहाँ पर जो अभी नया एक संगठन गठित हुआ था जिसका नाम था NRFB ऐसे करके, नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक जो ANRF बना था, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसकी पहली मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, न्यूली फॉर्म्ड ANRF, ये देखिए न्यूली फॉर्म्ड ANRF, यानी कि ये नया संगठन, नया फाउंडेशन बनाया गया है अनुसंधान यानी रिसर्च R&D को मजबूत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसकी पहली मीटिंग बुलाई है।
और ये क्या है, ये एक एनआरएफ वाज कंसीव्ड एज अ फंडिंग बॉडी टू गैल्वेनाइज्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च इन द कंट्री, मतलब कि साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एएनआरएफ फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसमें 15 मेंबर जो है इसका गवर्निंग बॉडी है, देख सकते हैं। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री और अलग अलग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इसमें जो एकलौते मतलब एकमात्र इंडस्ट्रियलिस्ट है वो है रमेश वाधवानी, जो कि एन अमेरिकन बिलियनियर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड फॉर्मर सीईओ एंड चेयरपर्सन ऑफ द सिम्फोनी टेक्नोलॉजी ग्रुप। अगर पॉसिबल है कि अगर सवाल ऐसा आता है कि किस एकमात्र इंडस्ट्रियलिस्ट को एएनआरएफ के 15 सदस्यीय शासन बोर्ड में शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है रमेश वाधवानी, जो कि सिम्फोनी टेक्नोलॉजी ग्रुप से आते हैं। नेक्स्ट ये हमने देख लिया, उसके बाद इसमें काम की हाँ, स्पेस एक्स से रिलेटेड न्यूज़ आया हुआ है। यहाँ पर एक मिशन है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं पोलरिस डाउन मिशन, पोलरिस डाउन मिशन ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 4 जो सिविलियन हैं वह स्पेस वॉक के लिए गए हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि इसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है, यानी नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स, कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है, यानी कि इसमें सभी के सभी सिविलियन मेंबर जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया कि स्पेस एक्स मिशन लॉन्च ऑल सिविलियन क्रू फॉर फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक इन ऑर्बिट। देख सकते हैं आप, इसको लेड कौन कर रहे हैं ये आप ध्यान रखिएगा। लेड बाय शिफ्ट फॉर पेमेंट के जो सीईओ है जेरेड इसैक मैन, ये इसके आइजक मैन भी कह सकते हैं आप इनको, जेरेड आइजक मैन, ये है इस स्पेस वॉक या आप कह सकते हैं मिशन के नेतृत्व करता। और इसमें जो पहले दिन दिखाया गया है कि पहले दिन ये इतनी ऊंचाई पर जाएगा जो कि एक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट तक हो सकता है। और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट हमको समझना है कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से स्पेस भी हमारे सिलेबस का एक भाग है। तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल दैट कैन पोज हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स, मतलब ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स का एक रीजन है जो कि लॉन्ग समय में हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको ध्यान रखना वैन एलन रेडिएशन बेल्ट किससे जुड़ा हुआ है, स्पेस से जुड़ा हुआ है रीजन के तौर पर। और पोलर रिस डाउन मिशन आपको ध्यान रखना है, जिसमें चारों ऑल सिविलियंस क्रू गए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अविनाश शाम्बले है, अविनाश शाबले, वो किससे जुड़े हुए, स्टीपल चेज के खिलाड़ी हैं। तो कभी खिलाड़ी से रिलेटेड मैचिंग आ जाती है सवाल, तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चेस के कुछ खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं, जिसमें कोनेरू हम्पी आपको ध्यान रखना है, विश्वनाथन आनंदन है, ये भी आपको पहले से ज्ञात होगा, अर्जुन एरगिसाई है, डी गुकेश है, आर प्रज्ञानंद है, ये सभी। और फीमेल में डी हरिका है, आर वैशाली है, दिव्या देशमुख है। इस तरीके की मैचिंग में आप अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट। तो दोस्तों थैंक यू एंड कीप लविंग अस, हैव अ नाइस डे।